नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसेट टीवी पर। आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की हर जरूरी खबर। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में अब पत्थर नहीं, लैपटॉप। राजौरी जिले की रैली में बोले केंद्रीय गृह मंत्री, कहा राज्य में गुज्जर बकरवाल पहाड़ी समुदायों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में द्रौपदी का डांडा चोटी पर हिमस्खलन, फंसे 29 पर्वतारोही में 8 बचाए गए, 10 की मौत। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, क्वांटम मैकेनिक्स में योगदान के लिए 3 वैज्ञानिकों को पुरस्कार, एलएएसपे, जॉन एफ क्लाउंजर और एंटन साइलिंगर को सम्मान। एशिया कप में टीम इंडिया ने लगाई जीत की हैट्रिक, यूएई को 104 रनों से दी करारी मात। जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा की अर्धशतकीय पारी। और देश भर में दुर्गा पूजा और महानवमी की धूम, मंदिरों और पंडालों में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। दशहरे की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। रेलवे इस वर्ष छठ पूजा तक के त्योहारी मौसम के दौरान कुल 2279 ट्रिप की 2 जोड़े में 179 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगी। रेल यात्रियों की सुविधा और यात्रियों की अधिक भीड़ के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। सरकार ने अगले 500 दिनों में 25,000 नए दूरसंचार टावर लगाने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन के समापन समारोह में इसकी जानकारी दी। गुजरात के वडोदरा के पास मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने हादसे पर दुख जताया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। बीडी मिश्रा ने मेघालय के राज्यपाल पद की शपथ ली। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल मिश्रा को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वो 2017 से अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। सांस लेने में तकलीफ और निम्न रक्तचाप की शिकायत पर उन्हें पिछले महीने अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के बीच पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 15% वृद्धि हुई है। इस तरह भारत का निर्यात अप्रैल से सितंबर की अवधि में 2 खरब 29 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। वैश्विक शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच घरेलू बाजार में तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स 1276 अंक की उछाल के साथ 58,065 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 387 अंक का उछाल दर्ज किया गया। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए सितंबर में 11 लाख करोड़ रुपए मूल्य के भुगतान किए गए। एनपीसीआई की ओर से आंकड़े जारी किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने अपनी मानक ब्याज दर में लगातार 6ठे महीने वृद्धि की है, जिससे ये 9 महीने के उच्च स्तर 2.6% पर पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके खिलाफ हिंसा करने वाले दोषियों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू में विकास को गति देने वाली लगभग करीब 1960 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बता दें कि इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि आजादी के 70 सालों में जम्मू और कश्मीर में केवल 15,000 करोड़ रुपए का ही निवेश आया था, लेकिन 2019 से अब तक लगभग 56,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। इस मौके पर गृह मंत्री के निशाने पर जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियां भी रही।
उन्होंने कहा कि पहले परिसीमन सिर्फ 3 परिवारों के फायदे के लिए था। आजादी के बाद पहली बार अब सही मायने में जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ है, जिससे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को उनका अधिकार मिला है। 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को देश के बाकी के राज्यों से हजारों किलोमीटर पीछे विकास के मामले में छोड़ दिया था। और ये जो हजारों किलोमीटर पीछे छूटा हुआ जम्मू कश्मीर था, उसको 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने आज लगभग सबके बराबर लाने का काम किया है। ये मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में हिंसा में कमी आई है। राजौरी जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं के हाथों में अब पत्थर नहीं, लैपटॉप हैं। अमित शाह ने घोषणा की कि न्यायमूर्ति शर्मा आयोग की सिफारिशों के अनुसार जम्मू कश्मीर में गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस आयोग ने आरक्षण के मुद्दे पर विचार किया था। उन्होंने कहा कि गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों के आरक्षण में कोई कमी नहीं आएगी और सभी को उनका हिस्सा मिलेगा। आज तक आजादी के 75 साल में कभी भी इतने पर्यटक जम्मू कश्मीर में नहीं आए हैं। जनवरी 22 से लेकर आज तक 1,62,00,000 पर्यटक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने महानवमी के अवसर पर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित मशहूर माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। केंद्र सरकार ने 3 आतंकियों गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत हिजबुल उल मुजाहिदीन के प्रमुख लॉन्चिंग कमांडर शौकत शेख को आतंकवादी घोषित किया है। इसके अलावा हिजबुल उल मुजाहिदीन के इम्तियाज अहमद कंडू को यूएपीए के तहत आतंकवादी सूची में डाला गया है। वो कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और युवाओं को आतंकवादी बनने के लिए उकसाने की गतिविधि में शामिल है। इसके अलावा लश्कर तैयबा के हबीबुल्लाह मलिक को कश्मीरी युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें अपने नेटवर्क के माध्यम से आतंकी बनाने के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। साइबर अपराधियों के खिलाफ सीबीआई ने आज देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई ने राज्यों की पुलिस के साथ पूरे भारत में लगभग 105 स्थानों पर तलाशी में जुटी हुई है। ऑपरेशन चक्र साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई है। इंटरपोल, एफबीआई और अन्य देशों के पुलिस बलों के इनपुट के आधार पर साइबर अपराधियों के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की है। भारी मात्रा में डिजिटल साक्ष्य, 1.5 करोड़ रुपए नकद और 1.5 करोड़ सोना बरामद हुआ है। सीबीआई की ओर से 87 स्थानों की तलाशी ली जा रही है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुलिस द्वारा 18 स्थानों की तलाशी ली जा रही है, जिसमें 300 से अधिक संदिग्ध जांच के दायरे में है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में द्रौपदी का डांडा चोटी पर हुए हिमस्खलन में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 10 पर्वतारोहियों की मौत हो गई है। बाकी को बचाने के लिए बचाव अभियान निरंतर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पर्वतारोहियों की मौत पर शोक जताया है। उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि 8 पर्वतारोहियों की उनकी टीम के सदस्यों ने बचा लिया है, लेकिन बाकियों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास निरंतर जारी हैं। उन्होंने कहा कि टीम में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 34 प्रशिक्षु पर्वतारोही और उनके 7 प्रशिक्षक शामिल हैं। द्रौपदी का डांडा 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पर्वतारोहियों की एक टीम ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बातचीत की और बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए सेना की मदद भी मांगी है। की मदद के लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया था। सेना ने भी अपनी मदद देने के लिए पूरी तरह से माननीय डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात हुई थी
उन्होंने भी सेना के लोगों को कहा है, सभी लोग बचाव के कार्य में लगे हैं, भगवान से प्रार्थना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अगर राज्य एक दूसरे का सफल विकास मॉडल अपनाते हैं तो देश अमृतकाल में निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र बन जाएगा। अहमदाबाद में महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने ये बातें कही। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय में शिक्षा और जनजातीय विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसमें जनजातियों के लिए 5 हाई स्कूल का वर्चुअल उद्घाटन, नर्मदा जिले में छात्रावास की आधारशिला और शिक्षा विभाग की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ शामिल है। राष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत करने की नींव स्कूली शिक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भी भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। गुजरात ने अन्य क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। पिछले 2 दशकों में राज्य में स्कूल ड्रॉप आउट की दर 22% से घटकर 1.37% हो गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनावी वादों को लेकर राजनीतिक दलों पर सवाल उठाए हैं। आयोग ने कहा कि खोखले वादों के दूरगामी परिणाम होंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि वो चुनावी वादों पर पूर्ण जानकारी ना देने और उसके वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अवांछनीय प्रभाव की अनदेखी नहीं कर सकता है, क्योंकि खोखले वादे के दूरगामी प्रभाव होंगे। राजनीतिक दलों द्वारा किए गए चुनावी वादों की घोषणा संबंधी प्रस्तावित प्रारूप में तथ्यों को तुलना योग्य बनाने वाली जानकारी की प्रकृति में मानकीकरण लाने का प्रयास किया गया है। प्रस्तावित प्रारूप में वादों के वित्तीय निहितार्थ और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की घोषणा करना अनिवार्य है। सुधार के प्रस्ताव के जरिए निर्वाचन आयोग का मकसद मतदाताओं को घोषणा पत्र में चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में सूचित करने के साथ ही यह भी अवगत कराना है कि क्या वे राज्य या केंद्र सरकार की वित्तीय क्षमता के भीतर हैं या नहीं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर हाल के घटनाक्रम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मजबूत सैन्य क्षमता की आवश्यकता रेखांकित करते हैं। 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले वायु सेना दिवस के बारे में आज दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भविष्य में युद्धों के अधिक प्रौद्योगिकी संचालित होने के कारण वायुसेना नवाचारी प्रयोगों से और सशक्त होने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वायुसेना भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि चीन की वायुसेना की गतिविधियों पर पूरी नजर रखी जा रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि राफेल, हल्के लड़ाकू विमान और S-400 सहित हाल में शामिल प्रणालियों के संचालन में तेजी लाई जा रही है। इस साल वायुसेना दिवस चंडीगढ़ में मनाया जाएगा, जिसमें एकल इंजन MiG-21 विमान, लड़ाकू और परिवहन विमान सहित 74 विमान वायुसेना की क्षमता प्रदर्शित करेंगे। पहली बार वायुसेना दिवस गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से बाहर मनाया जा रहा है। The armed forces in general and the Indian Air Force in particular will continue to remain a linchpin in the national security matrix, both as a coercive deterrent as well as a war-winning instrument. Over the years, the Indian Air Force has proved its capability across the entire spectrum of conflict, ranging from peace, no war, no peace, and conflict situations. Traditionally, wars were fought on the land, sea, and in the air. Today, newer domains of cyber and space are increasingly affecting the conduct of operations even in the traditional realms. और आज की खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए सनसद टीवी के साथ।
the India startup story. Powerful ideas, dynamic solutions, innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश में 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री एम्स बिलासपुर का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज तैयारियों का निरीक्षण किया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। मध्य प्रदेश के जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर के लिए नई उड़ान शुरू हो गई है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन उड़ानों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जुड़े। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यूरोप की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल नॉर्वे के लिए रवाना हुआ है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में दिल्ली के जीएसटी संग्रह में 1 साल पहले की तुलना में 6% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। एम्स ने ओपीडी के पंजीकरण काउंटर पर 16 अक्टूबर से ड्यूटी के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को धन शोधन के एक मामले में जमानत दी है। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में अगले साल फरवरी में निर्धारित विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए ईवीएम पहुंचाना भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदला है। यहां सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी के बाद बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। साथ ही यहां ठंड भी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के कारागार महानिदेशक हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के मामले में उनके घरेलू सहायक को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी अभियान चलाने के बाद यासिर लोहार को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सोमवार रात जम्मू के बाहरी इलाके में अपने दोस्त के घर पर मृत पाए गए थे। उनके शरीर पर जलने के निशान थे और उनका गला रेता गया था। घटनास्थल से जो सुराग मिले हैं वो आरोपी का आक्रामक व्यवहार का इतिहास रहा है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर सहित कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से तटीय जिलों में भारी बारिश हो रही है। राजधानी भुवनेश्वर के साथ कटक और पुरी जिले में भी भारी वर्षा हो रही है। साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से दुर्गा पूजा का माहौल पूरी तरह से फीका हो गया है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से आज फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। भारत किसी भी शांति प्रयास में योगदान देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने शीघ्र युद्ध रोकने की अपील की है। बातचीत और कूटनीति के रास्ते ही हिमायत की है। अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को 4 और उन्नत रॉकेट प्रणाली मुहैया कराएगा ताकि रूस के साथ युद्ध में वह बढ़त हासिल कर सके। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम घोषित किए जाने वाले 62.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज का हिस्सा है।
इससे पहले अमेरिका ने जुलाई के अंत तक यूक्रेन को 16 ऐसी रॉकेट प्रणाली दी थी। रूसी हमले को रोकने के लिए ये प्रणाली यूक्रेन की काफी मददगार साबित हुई है। इस प्रणाली से यूक्रेन ने उन पुलों को निशाना बनाया है जिनका उपयोग रूस ने अपने सैनिकों को आपूर्ति करने के लिए किया है। इसके बाद यूक्रेनी सेना ने उन क्षेत्रों में अपनी बढ़त बनाई है जहां रूसी बलों का नियंत्रण हो गया था। नए सहायता पैकेज में यूक्रेन ने सैनिकों के लिए अन्य गोला बारूद और साजो सामान भी शामिल किए जाने की उम्मीद की है। क्वांटम विज्ञान पर कार्य करने के लिए 3 वैज्ञानिकों को इस साल का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार क्वांटम सूचना विज्ञान पर कार्य करने के लिए एलेस्पे, जॉन एफ क्लाउंसर और एंटन साइलिंगर को दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव हैंस एलेग्रेन के स्टॉकहोम में आज विजेताओं की घोषणा की गई। उन्हें ये पुरस्कार महत्वपूर्ण उपयोग वाले क्वांटम सूचना विज्ञान पर कार्य करने के लिए मिला है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार सोमवार को स्वीडिश वैज्ञानिक स्वेंते पैबो को देने की घोषणा कल की गई थी। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा बुधवार को की जाएगी। जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा के अर्धशतक से भारत ने महिला T20 एशिया कप में संयुक्त अरब अमीरात को 104 रन से हरा दिया है। भारत ने लगातार 3 मैच जीते हैं और सेमीफाइनल में जगह बनाने का उसका दावा काफी मजबूत है। यूएई ने शानदार शुरुआत करते हुए 5 ओवर के भीतर ही भारत का स्कोर 3 विकेट पर 20 रन कर दिया था। इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने 45 गेंद में नाबाद 75 और दीप्ति शर्मा ने 49 गेंद में 64 रन बनाए और 13.3 ओवर में 128 रन जोड़कर भारत को 5 विकेट पर 178 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। भारतीय मूल के 11 खिलाड़ियों की मौजूदगी वाली यूएई की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 74 रन ही बना सकी और कुइशा एडोडागे 54 गेंद में नाबाद 30 और खुशी शर्मा ने 50 गेंद में 29 चौथे विकेट के लिए 59 रन की साझेदारी की। एयरफोर्स डे की परेड की लोकेशन बदल दी गई है। जी हां, 8 अक्टूबर को होने वाली एयरफोर्स की परेड और फ्लाई पास्ट दोनों अब चंडीगढ़ में होंगे। पहली बार एयरफोर्स डे का आयोजन दिल्ली के बाहर होगा। आपको छोड़े जाते हैं रिहर्सल की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।